नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चित्र नंबर 1। 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का जो महत्व है वो गिरने लगता है। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी। आधुनिक जो विश्व था में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया में सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। कब कहलाने लगा? जब ब्रिटेन में लोहा और इस्पात जो उद्योग है वो पनपने लगा, फलने फूलने लगा 1850 के दशक में। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण से गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पाद बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत पाठ में इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर एक नज़र डालते हैं। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादक के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय जो कपड़ा था वो लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। किस कारण था? कि उसकी जो गुणवत्ता थी वो अच्छी थी और ये बारीक कारीगरी के लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध था, मशहूर था। दक्षिण पूर्वी एशिया, जिनमें जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों पर भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेज़ों और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बहुत ही मज़ेदार है। चित्र नंबर 2 में पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। पटोला बुनाई कहाँ होती थी? सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी व्यापार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का एक हिस्सा बन चुकी थी। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक जो सूती कपड़ा था सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। देखो, इम्पोर्टेंट पर्सन है कि जो यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने जो भारतीय जो बना हुआ बारीक सूती कपड़ा है वो कहाँ देखा था? इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली भारत आने का रीज़न क्या था? कि वो मसालों के तलाश में यहाँ भारत में आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला।
पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ अपना डेरा डाला? कालीकट में। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में इस तरह है कि सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र नंबर 3 में आप एक ऑर्डर बुक का एक पन्ना देख सकते हैं, जिसमें 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थाने के ऑर्डर मिले हैं। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलता है कि सूती और जो रेशमी कपड़े की 98 यानी 98 किस्मों का जिक्र इसमें किया गया है। भारतीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स के नाम से जाना करते थे, कहा करते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान हुआ करता था। चित्र नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730 का यह ऑर्डर। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भेजने में कितना समय लग जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेचा जाता था, फिर उनकी नीलामी लंदन में की जाती थी। चित्र नंबर 4, जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में। इस चित्र में इस बुनाई का एक कपड़ा दिखाया गया है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया है उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल हैं। उन्हें ये व्यापारी सीट्स, कोसा या खस्सा और बढ़ाना के नाम से जानते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सीट जो शब्द है वो कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के जो छींट है शब्द वहाँ से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले जो छोटे छापे के कपड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? छींट कहा जाता है, और छींट शब्द से ही सीट्स निकला है। 1680 के दशक में जब इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी, आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद भारतीय महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहना करती थी। बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुल्लूबंद के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कि जो गला और जो सिर होता है उसमें पहने जाने वाला जो चटकीले जो रंग के जो छापेदार गुल्लूबंद होता है उसको बढ़ाना कहा जाता है। यह शब्द हिंदी में जो बांधना शब्द है, हिंदी का क्या शब्द है? बांधना। इस चित्र में मूसलीपट्टम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छपाई यानी छींट 19वीं सदी के मध्य में इस चित्र में दिखाई गई है कि किस प्रकार की जो छींट है 19वीं सदी में तैयार की जाती थी। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह एक बढ़िया सा उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। इस श्रेणी के चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्में के कपड़े हैं वो आते थे, जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बही में कई दूसरे तरह के कपड़ों का भी जिक्र किया गया है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। चित्र संख्या 6, बढ़ाना डिजाइन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य में गुजरती हुई लकीर को देखें।
आप जानते हैं यह क्यों, ऐसा क्यों किया गया? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर इसको रंगा गया है। रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया जाता है। बढ़ाना शैली में कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। इस शैली के जो प्रयोग है वो राजस्थान और गुजरात में ही किया जाता था और ये कपड़े यहाँ ही तैयार किए जाते थे। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा, यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़े की मांग है वो कैसे बढ़ जाती है? 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लग जाते हैं। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पूर्णतः पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना खुल चुके थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े और इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। गतिविधि, आपकी राय में कैलिको अधिनियम का यह नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम से इस बारे में क्या पता चलता है? कौन से कपड़ों पर पाबंदी लगाई जा रही थी? स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लग जाती थी, उसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता था। भारतीय कपड़े के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। कब? 1764 में। जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। वास्प जो इंजन है, भाप का जो इंजन है, उसका आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया था। अब बहुत सारा कपड़ा है वो बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहता है। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती कपड़े खरीदती थी, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। अध्याय 2 इसमें हमने इसकी चर्चा की है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से ही कपड़ा खरीदने लगी। कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता हुआ दृश्य 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोप बाजार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बसने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलाबंदी को यहाँ पर दिखाया गया है। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के जो मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे, इसकी चर्चा इस मानचित्र में की गई है, जिसमें ये जो सिंबल है, स्टार का जो सिंबल है वो सफ़ेद, जिसमें है अपने पटना, ढाका। अब इस मानचित्र में हमें देखने के लिए हमें ये जो सिंबल है इस मानचित्र में देखना पड़ेगा कि किस किस जगह पर ये सिंबल बना हुआ है और वहाँ पर कौन सा स्थान लिखा हुआ है। जिसमें हमने चर्चा की बिहार की, ढाका की, कलकत्ता जो क्षेत्र है, बुरहानपुर है, गुजरात है, फिर इसमें अहमदाबाद है, सूरत के बाद में हम देखेंगे उत्तर की साइड में तो इसमें सरहिंद है, लाहौर है, पंजाब है। ये जो क्षेत्र हैं ये सफ़ेद जो बुनाई के मुख्य केंद्र थे इनको प्रदर्शित कर रहे हैं।
इसके साथ साथ दक्षिण में भी चर्चा करेंगे तो मद्रास, पांडिचेरी और नागापट्टनम जो क्षेत्र हैं ये भी सफ़ेद बुनाई के मुख्य केंद्र थे। फिर है चेक और धारीदार जो वस्त्र थे उनमें जो बुनाई के जो केंद्र थे, उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में लाहौर और पंजाब, सरहिंद ये जो क्षेत्र हैं, और इनके अलावा कलकत्ता जो क्षेत्र है वो, जहाँ पर कलकत्ता की हम चर्चा करेंगे तो वहाँ तो लगभग जो कपड़ों की बुनाई के केंद्र यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सूरत भी और बुरहानपुर भी चेक और धारीदार वस्त्रों की बुनाई के प्रमुख केंद्र थे। उसमें सीट्स में हम मानचित्र में देखेंगे तो पटना का जो क्षेत्र है वो सीट्स में, पटना का क्षेत्र सीट्स में, फिर कलकत्ता का, पंजाब का और पतन का, ये जो अहमदाबाद का जो क्षेत्र है यानी गुजरात का जो क्षेत्र है ये भी सीट्स के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। और दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में मद्रास का जो क्षेत्र है यहाँ पर सीट्स का बुनाई का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट अपने सिल्क के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र थे वो था, इसमें अहमदाबाद और गुजरात। अहमदाबाद गुजरात के जो सिल्क हैं वो प्रसिद्ध थे। बनारस का सिल्क, ये मुख्य केंद्र 18वीं सदी में बुनाई के थे। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण, अभी हमने इसमें चर्चा की कि जो बंगाल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अधिकतर जो कपड़ों की बुनाई के केंद्र थे। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हुई थी। पूर्वी बंगाल यानी अब जो बांग्लादेश है वहाँ स्थित जो ढाका 18वीं सदी में सबसे पहले कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास के उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य जो रूप से हमें गुजरात है वहाँ पर बुनाई का केंद्र नजर आएगा। बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के ताती, उत्तर प्रदेश भारत के जुलाहे या मोमिन और दक्षिण भारत के साले और कोकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। इन बुनकरी समुदायों की चर्चा यहाँ पे की गई है कि बंगाल के जो ताती थे, उत्तर प्रदेश के जुलाहे या मोमिन और दक्षिण भारत के साले नाम के वह कोकोलार तथा देवांग समुदाय है वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे में रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुना करते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष किया करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। किसके लिए? छपाईदार कपड़े बनाने के लिए। किन की जरूरत पड़ती थी? चिप्पीगर जो बुनकर थे उनकी, जो ठप्पे से छपाई किया करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चला करती थी। चित्र नंबर 9, बंगाल में एक ताती बुनकर। ताती बुनकर कहाँ के प्रसिद्ध थे? बंगाल के। बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया है ये चित्र। इस चित्र में ताती बुनकर गड्ढे वाले करघे पर काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है?
भारतीय कपड़े का पतन। भारतीय कपड़े का पतन कैसे होता है? धीरे धीरे ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। क्या असर पड़ते हैं? पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े के मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के जो बुनकर थे। बंगाल में कौन बुनकर थे? तांती समुदाय के। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए थे और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। ओरांग क्या है? ओरांग फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया? हमारे पुरखों और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि ओरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता, तो हमें कपड़े के ऑर्डर नहीं देता, तो हम भूखों मर जाएंगे। ये व्यापारी बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824 का ये स्रोत नंबर 2। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे गए पत्र में अपनी दुर्दशा इस प्रकार से बयान की है। क्या लिखा है? सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ। भारी संकट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी, तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ, हमारे पास कुछ नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए, तो भगवान ने मुझे जिंदा रखने के लिए एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे से सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते थे। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी, मुझे मिल जाती थी। हम इस तरह खाने पीने और कपड़े के बारे में निश्चिंत रहा करते थे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का विवाह भी कर दिया था। इस तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते हैं। अगर हम बाजार में सूत भेजते हैं, तो पहले इसके मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते हैं। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया करते थे। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते थे। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने से नहीं पहन पाते। वह गलकर तार-तार हो जाता है। कष्टों से फंसी एक कामगार जो महिला है, उसकी आप बीती, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना आजीविका चलाया करती थी, वे बेरोजगार हो गई थी।
लेकिन भारत के हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़े की कुछ किस्में मशीनें पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बहुत बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे गरीब पहना करते थे। गतिविधि स्रोत नंबर 1 और 2 को देखें। अर्जी भेजने वाले ने अपनी भूखमरी के लिए किन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है। आपने पश्चिम भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने हुए कपड़े को ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें, आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत कातने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए, कुछ कामों की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश के बाहर अफ्रीकी व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब जिसे मुंबई कहा जाता है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई? 1854 में बम्बई। क्या? भारत की पहली सूती कपड़ा मिल। यह कताई मिल थी। क्या थी? कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली इस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती हुआ करती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल भी आसानी से मिल जाया करता था। चित्र संख्या 10 में एक कपास कारखाने में काम करती हुई महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा बनाया गया ये चित्र। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष हुआ करते थे। प्रगलन चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके उसे प्रगलन कहा जाता है। सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। अगले ही साल संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खोला गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश में नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने भारतीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों से ज़्यादा पूरा करने के लिए भारतीय कपड़े से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी।
टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर प्रशासन किया और अंग्रेज़ों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी क्यों थी? वह दुश्मन के लोहा कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक जो स्टील उससे पैदा हुआ करती थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवार बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। 18वीं सदी 18वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिसमें युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर के सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे की काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की शीलियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। असम में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु में जो शब्द है हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही एक बिगड़ा हुआ और अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने भारतीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं पर 4 साल यानी 1818 से 22 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ की तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया था और भारतीय कामगारों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे व इस्पात ने ले लिया था। गतिविधि नवाबों और राजाओं की हार से लोह एवं इस्पात उद्योग कैसे प्रभावित हुआ था? धोकनी हवा फेंकने का एक यंत्र होता है, उसे धोकनी कहा जाता है। गांव की उजड़ी भट्टियाँ। वुड्स स्टील के उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत के 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगालक कामगार थे जो लोहे बनाने के लिए लोह ऐसा के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल किया करते थे। इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन भी बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी हुआ करती थी। प्रगलन का काम पुरुष क्या करते थे, जबकि महिलाएं हैं वो धोकनी चलाया करती थी। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा। इस चित्र में पालामाऊ बिहार में लोहा जो कारीगर हैं उसका चित्रांकन किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से बिहार में लोहा कारीगर अपना कार्य किया करते थे। महिलाएं वो धोकनी चलाती हुई नजर आ रही हैं और पुरुष है वो प्रगलन का कार्य करते नजर आ रहे हैं। मध्य भारत का एक गांव जहां लोहा प्रगालकों का आगरिया समुदाय रहता था। आगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे।
19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मध्य भारत के बहुत सारे अग्रिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया और गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में वो एक दूसरे इलाके में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों के द्वारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ गई चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश की पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती थी, और लोहा ऐसक भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पैसा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे साधन जुटाने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगलकों ने अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिरती जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई, एक व्यापक उद्योग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा प्रगलक भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही ऐसा कोई जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लोहा प्रगलकों को ऐसे भंडारों से ऐसक हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लोहा विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह ऐसक भंडारकों की खोजबीन करने घूम रहे थे। वे भारत के एक आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह ऐसक भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह ऐसक भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह ऐसक ले जा रहे हैं। ये कौन थे? आर्य समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसक कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों में होते हुए काफ़ी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई है। धातुमल। धातुमल क्या होता है? धातु को गलाने से पैदा होने वाला जो कचरा है उसको धातुमल कहा जाता है। रजारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यहाँ सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अग्रिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस जगह पर जमशेदपुर, इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारकों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा था। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940 का ये चित्र आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। यह युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919 से सूती कपड़े की तरह लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। यह बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। 19वीं सदी के आखिर में जापान में औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों ने उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व और ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधा पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उनकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। आइए कल्पना करें कि आप 19वीं सदी के आखिर के भारतीय बुनकर हैं। भारतीय फैक्ट्री में बने कपड़े बाजार में छापे गए। ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएंगे? गाइज, आगे की वीडियो में हम इसके जो पाठगत प्रश्न है, कल्पना आधारित प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।